व्रजभूमि में जो खेल चल रहा है वह सिर्फ गोसाइयों की जागीर पर डाका नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण के अस्तित्व और उनकी लीला भूमि के दोहन का सुनियोजित महाघोटाला है। ब्रज तीर्थ परिषद की यह चमकदार योजना विकास की आड़ में उस ब्रज को नक्शों, टेंडरों और लीज एग्रीमेंट में कैद करने का दस्तावेज है, जहां कभी गोपाल की बांसुरी बजी थी। यह कॉरिडोर असल में वह जाल है जिसमें सत्ता के बिचौलिए, भूमाफिया और कॉरपोरेट व्यापारी सब मिलकर कान्हा के अतीत, उनकी लीलाओं और ब्रजवासियों की भक्ति को मुनाफे की थैली में भरना चाहते हैं। परिक्रमा के पावन रास्ते को कंक्रीट में जकड़ना, कुंडों के घाटों पर कैफे और टिकट काउंटर खड़े करना, वनों को रिसोर्ट की चारदीवारी में बंद करना और राधा कृष्ण की कथाओं को पेट शो में बदलना, यह सब उस आध्यात्मिक धरोहर का व्यावसायिक वध है जिसे पीढ़ियों ने अपने श्रम, प्रेम और भक्ति से सींचा है। यह सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं बल्कि कृष्ण के अस्तित्व का दोहन है, आस्था को माल में बदलने का षड्यंत्र है। और अगर अब भी ब्रजवासी और भक्त नहीं जागे तो आने वाले कल में ब्रज श्री कृष्ण का नहीं बल्कि ठेकेदारों, दलालों और निवेशकों का होगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। ब्रजभूमि का नाम आते ही मन में गोवर्धन की परिक्रमा, बरसाना की लठमार होली, वृंदावन की संध्या आरती, यमुना के घाटों पर दीपों की कतार और कुंडों के जल में झिलमिलाती चांदनी का दृश्य उभर आता है। यह वही पवित्र भूमि है जिसे कृष्ण लीला की धरती कहा जाता है, जहां हर घाट, हर वन, हर तालाब का अपना पौराणिक महत्व है और जहां की हवा में भी भक्ति और लोक संस्कार की सुगंध बसी है। लेकिन इसी ब्रज को अब एक ऐसे खाके में ढालने की तैयारी हो रही है जिसे ब्रज तीर्थ विकास योजना कहा गया है। बाहर से यह योजना आध्यात्मिकता के संरक्षण और तीर्थ यात्रियों की सुविधा के नाम पर है, लेकिन इसके भीतर की परतें खोलने पर एक सटीक प्रशासनिक और व्यावसायिक खेल नजर आता है। 2019 में तैयार की गई इस योजना में मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल, महाबन और बलदेव कुल 8 प्रमुख तीर्थ क्लस्टरों को जोड़कर एक संगठित ब्रज तीर्थ कॉरिडोर बनाने का खाका है। इसमें 84 कोस परिक्रमा मार्ग का डिजाइन, मंदिर संरक्षण, कुंड और सरोवरों का जीर्णोद्धार, नई सड़कें, पैदल मार्ग, रोपवे, जलमार्ग, पार्किंग, टेंट सिटी, पर्यटन केंद्र और डिजिटल गाइड जैसी सुविधाओं के जरिए पूरे ब्रज को एक संगठित पर्यटन परिक्षेत्र में बदलने की योजना है। दस्तावेज में दर्ज आंकड़े बताते हैं कि 2019 में ब्रज में 3 करोड़ 79 लाख से अधिक पर्यटक आए थे और 2041 तक इस संख्या को 8 करोड़ 25 लाख से अधिक तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसका सीधा अर्थ है पर्यटक संख्या को दोगुना से अधिक करना और उनके ठहराव की अवधि व खर्च को और बढ़ाना। मथुरा वृंदावन क्लस्टर की आवास क्षमता 6300 से बढ़ाकर 77,036, गोवर्धन में 1810 से 35,016, बरसाना में 150 से 3,711 और गोकुल, महाबन, बलदेव में 310 से 7,003 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। यह मसौदा केवल आंकड़े नहीं बल्कि साफ संकेत हैं कि ब्रज के गांव और खेत बड़े पैमाने पर होटल, रिसोर्ट और लॉजिंग कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे। योजना की शुरुआत कनेक्टिविटी से होती है। 84 कोस परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय और राजमार्ग, ओवरब्रिज, ई रिक्शा रूट, रोपवे और यहां तक कि यमुना नदी में जलमार्ग से जोड़ने का प्रस्ताव है। मथुरा वृंदावन के बीच 55 मिनट की क्रूज यात्रा के लिए घाट और जेट्टी पॉइंट चिन्हित किए गए हैं, जिनमें जुगल किशोर मंदिर, केसी घाट, देवरा बाबा घाट, कंस किला, विश्राम घाट, वासुदेव घाट और गोकुल बैराज शामिल है। 84 कोस परिक्रमा जो सदियों से कच्चे रास्तों, गांवों, वनों और घाटों से जुड़ी थी, अब चौड़ी सड़कों, सीसी पथ, स्ट्रीट लाइट, मानकीकृत पड़ाव स्थलों और निर्धारित रूट में समेट दी जाएगी। दस्तावेज के अनुसार परिक्रमा मार्ग 3,340 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, 874 गांव, 25 कस्बे, 12 वन, 24 उपवन, यमुना नदी, अनेकों कुंड, बावली और 36 पड़ाव स्थलों से होकर गुजरता है। पहले इन पड़ाव स्थलों पर यात्रियों का ठहराव और भोजन की व्यवस्था स्थानीय समाज करता था, लेकिन अब इन्हें सरकारी डिजाइन के अनुसार 200, 500 और 1000 श्रद्धालुओं की क्षमता के हिसाब से 3 श्रेणियों में बांटा जाएगा, जिसमें तय माप की जमीन, शौचालय, डाइनिंग हॉल, कमरे और टेंटिंग एरिया का निर्माण होगा। भूमि पर नियंत्रण इस योजना का सबसे संवेदनशील पहलू है।
रिपोर्ट में साफ लिखा है कि सरकारी स्वामित्व वाली जमीन का जीआईएस मैपिंग किया जा रहा है ताकि भविष्य की परियोजनाओं के लिए उसका उपयोग तय किया जा सके। यह व्यवस्था पारंपरिक ग्राम सभा, गोठ और ट्रस्ट के स्वामित्व वाली भूमि को धीरे धीरे सरकारी नियंत्रण और फिर निजी लीज मॉडल में खींचने का रास्ता है। यह अधिग्रहण की सीधी प्रक्रिया नहीं होगी, बल्कि विकास परियोजना के नाम पर नक्शे में शामिल कर अनुमतियां बदलकर और जमीन का उपयोग बदलकर किया जाएगा, जिससे कानूनी वैधता भी बनी रहे और विरोध भी सीमित हो। यही वह बिंदु है जहां सत्ता और प्रशासन की गिद्धी सोच साफ दिखाई देती है, जिसमें आस्था और लोक भागीदारी की जमीन को एक निवेश परियोजना में तब्दील कर दिया जाता है। सांस्कृतिक विरासत का पुनर्परिभाषण इस योजना की तीसरी परत है। रिपोर्ट में टेंजिबल और इनटेंजिबल हेरिटेज की विस्तृत सूची है, जिसमें मंदिर परंपरा, मेलों का कैलेंडर, हस्तशिल्प, ब्रजभाषा के गीत, गोवर्धन परिक्रमा, बरसाना की लठमार होली, लोक नृत्य, कुंड स्नान सबको हेरिटेज मैनेजमेंट प्लान का हिस्सा बना दिया गया है। इसका मतलब है कि ब्रज की परंपराएं अब सरकारी इवेंट कैलेंडर, मार्केटिंग प्लान और पर्यटन पैकेज के तहत चलेंगी। लोक व्यवस्था की सहजता की जगह प्रायोजित सांस्कृतिक प्रदर्शन आएंगे, जिनकी समय सारणी और प्रस्तुति प्रशासनिक आदेशों और टेंडर से तय होगी। योजना में वाणिज्यिक संरचना भी स्पष्ट है। म्यूजिकल फाउंटेन, इकोलॉजिकल पार्क, बोर्ड वॉक, हेरिटेज वॉक, हॉकर जोन, मल्टीपर्पज ग्राउंड, रोपवे जैसे प्रस्ताव इस बात का संकेत है कि तीर्थ यात्रा को अनुभव पैकेज में बदलने की तैयारी है। क्यूआर कोड आधारित ऑडियो टूर और मोबाइल ऐप के जरिए श्रद्धालुओं की यात्रा डिजिटल इंटरफेस में समाई जाएगी। इससे श्रद्धालु और पर्यटक के बीच का अंतर खत्म होगा और दोनों एक ही उपभोक्ता ढांचे में फिट हो जाएंगे। स्थानीय अर्थव्यवस्था पर इसका असर गहरा होगा। जब बड़े पैमाने पर होटल, रिसोर्ट, पार्किंग और सुविधाएं बनेगी तो छोटे दुकानदार, परंपरागत भोजनालय और धर्मशालाएं प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाएंगी या वो अपने आप को मजबूत कर इनके समानांतर लाने के चक्कर में आर्थिक कैद में चली जाएंगी। यात्रा के हर चरण का व्यावसायिक मूल्य तय होगा, दर्शन से लेकर प्रसाद, रात्रि प्रवास और परिवहन तक। आस्था का केंद्र एक राजस्व उत्पन्न करने वाली इकाई में बदल जाएगा, जहां फुटफॉल और नाइट स्टे आंकड़े आर्थिक प्रदर्शन का पैमाना बनेंगे। इसका दीर्घकालिक खतरा सांस्कृतिक पुनर्गठन में है। ब्रज का असली भूगोल और समाज धीरे धीरे हाशिए पर चला जाएगा। 434 हेक्टेयर से अधिक के जंगल, 500 से अधिक कुंड, यमुना किनारे के घाट, इन पर निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों का दबाव बढ़ेगा। संरक्षण के नाम पर सरोवरों का जीर्णोद्धार होगा, लेकिन साथ ही उनके किनारे कैफे, टेंट सिटी और इवेंट स्पेस बनेंगे। इस तरह प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर एक वाणिज्यिक परिदृश्य में बदल जाएगी। यह योजना ब्रज को एक संगठित धार्मिक पर्यटन कॉरिडोर में बदलने का रोड मैप है, जिसमें हर गतिविधि का आर्थिक मूल्य होगा और हर इंच भूमि का उपयोग तय होगा। परिक्रमा, दर्शन, भजन, कुंड स्नान सब कुछ एक निर्धारित रूट, समय और शुल्क में बच जाएगा। ब्रजभूमि जो कृष्ण की लीला, राधा के आह्लाद और ब्रजवासियों की सहज भक्ति से जीवित है, अब प्रशासनिक नक्शों, पीपीटी स्लाइडों और निवेश परियोजनाओं की कैद में होने जा रही है। बाहर से यह सुनहरा विकास दिखेगा, लेकिन भीतर यह आस्था की स्वतंत्रता की जगह कॉर्पोरेट अनुशासन और लोक व्यवस्था की जगह टेंडर आधारित व्यवस्थाओं का उदय होगा। यह वही खतरा है जिसे श्री कृष्ण ने भागवत में चेताया था कि जब लोभ और नियंत्रण सेवा और भक्ति पर हावी हो जाते हैं, तब भूमि का चित्त बदल जाता है और वह अपनी आत्मा खो देती है। अगर ब्रजवासी और आस्थावान नहीं जागे तो आने वाले समय में गोवर्धन, बरसाना, वृंदावन और गोकुल केवल नाम रह जाएंगे और उनकी आत्मा इन सरकारी नक्शों और निवेशकों की प्रस्तुतियों में कहीं गुम हो जाएगी। यही इस मास्टर प्लान का असली खेल है, जो दस्तावेज के हर पन्ने में छुपा है और जिसका असर आने वाले वर्षों में ब्रज की आत्मा पर पड़ेगा। कुल मिलाकर अगर गोसाइयों की अपनी लड़ाई और पारिवारिक बनाम सत्ता की लड़ाई का आकलन मथुरा और ब्रज के वासी कर रहे हैं, तो भूल जाएं यह पूरे ब्रज के अस्तित्व के अपने एक कॉरिडोर में सिमटने की कहानी है। जय हिंद, जय भारत।